नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा हाजिर हूं आपके सामने इंडियन एंशियंट हिस्ट्री की क्लास लेकर के। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की हमारी। एक सेकंड दोस्तों। ओके, चलिए। तो कौन जो कोर्सेज हैं मेरे द्वारा यहाँ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं: इंडियन एंड राजस्थान पॉलिटी, इंडियन एंड राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, इंडिया एंड राजस्थान करंट अफेयर्स, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आंसर सेशंस, टेस्ट सीरीज एंड मैनी मोर अदर थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। व्हाट इज एन एकेडमी सब्सक्रिप्शन? यहाँ आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज और क्विजेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाता है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के क्या क्या लाभ हैं? एडुकेटर्स के द्वारा लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एडुकेटर्स आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं, कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वीकली क्वेश्चन आंसर्स कराए जाते हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है और बिल्कुल सही मार्गदर्शन में आपको तैयारी कराई जाएगी। क्या करना होगा? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है और उसे इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी है। उसके नीचे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपके सामने मैनेज गोल्स आएंगे। मैनेज गोल्स में स्टेट पीएससी में आपको आरपीएससी को सेलेक्ट करना है। आरपीएससी को सेलेक्ट करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू करी है, उन्हें 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो 12 महीने और 24 महीने में से कोई भी आप एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर चॉइस एंड कंफर्ट। उसके बाद आपको एक रेफरल कोड यूज लेना है, पंकज9, जिस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उससे क्या होगा? 1 ईयर का 7000 का जो कोर्स है वो आपको 6300 में, और 2 साल का जो 8400 रुपए का कोर्स है वो आपको मात्र 7560 रुपए में ही मिल जाता है। तो दोस्तों, रेफरल कोड यूज करिए पंकज9, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में देख चुके हैं, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में देख चुके हैं, मौर्यकालीन न्याय प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था और सैन्य प्रशासन के बारे में हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति व कला। ठीक है, चलिए। मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति का गंगा घाटी क्षेत्र में विस्तार हुआ। जिसमें प्रमुख योगदान रहा लोहे के उपयोग का, पंचमार्क सिक्कों के उपयोग का, जिसे हम आहत सिक्के कहते हैं, आहत सिक्कों के उपयोग का, उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड, यानी बर्तन जिनपे काले रंग की चमकदार पॉलिश की जाती थी, पकाया जाता था जिन्हें आग में, उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड, पकी ईंटों का प्रयोग और मंडल कूप,
यानी कुएं, मंडल कूपों का उपयोग। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पक्की ईंटें और मंडल कूपों का उपयोग सबसे पहली बार मौर्य काल में ही दिखाई देता है। पहली बार उपयोग पहली बार मौर्य काल में ही दिखाई देता है। तो दोस्तों, मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति व कला के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति का जो विकास गंगा घाटी क्षेत्र में हुआ और मगध साम्राज्य में मौर्यकालीन साम्राज्य एक मजबूत साम्राज्य के रूप में उभरा, उसके पीछे कई कारण थे। लोहे का उपयोग, आहत सिक्कों का उपयोग, उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड, पक्की ईंटों का प्रयोग, मंडल कूपों का उपयोग, जिसमें विशेष बात यह है कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग और मंडल कूप यानी कुओं का उपयोग जो है वो सर्वप्रथम मौर्य काल में ही दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य काल के जो मृदभांड है उनकी विशेषता याद रखिएगा। उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर इसका अवशेष कहां से मिलते हैं, कैसे हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड प्राप्त होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उड़ीसा में शिशुपालगढ़, बंगाल में चंद्रकेतुगढ़, इन मृदभांडों के उत्खनन की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। उत्तरी काले पोलिस मृदभांड जो है वो उड़ीसा में शिशुपालगढ़, बंगाल में चंद्रकेतुगढ़, इन स्थानों से हमें मृत भांडों के उत्खनन की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम आगे बात करेंगे मौर्यकालीन कला के बारे में। 8, इसका सबसे पहला उदाहरण जो मिलता है पटना के बुलंदी बाग क्षेत्र में, पटना के बुलंदी बाग क्षेत्र में मौर्यकालीन लकड़ी का महल मिला है। मौर्यकालीन लकड़ी का महल मिला है। तो कला के अंदर अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम पटना के बुलंदी बाग क्षेत्र में मौर्यकालीन लकड़ी का महल मिला है। ठीक है, वहीं पटना के नजदीक ही एक गांव है जिसका नाम है कुम्हार गांव। इसमें मौर्यकालीन राजा प्रसाद के अवशेष मिले हैं। ठीक है, फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, वो इन राजा प्रसादों को देख करके कहता है कि ये मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, मानव के द्वारा
निर्मित नहीं है, अपितु देवों द्वारा निर्मित है, देवों द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो पटना के समीप जो ये राजा प्रसाद मिला है, इसके बारे में फाहियान, यानी आप समझ सकते हैं कि अगर फाहियान एक चीनी यात्री क्या कह रहा है कि मानव के द्वारा निर्मित नहीं दिखाई देते हैं, देवों के द्वारा निर्मित दिखाई देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने सुंदर होंगे, इनकी कलाकृति कितनी आकर्षक होगी और ये कितने बेहतर तरीके से बनाए गए होंगे। बात क्लियर है? ठीक है भैया, इसके बाद आगे देखते हैं। मौर्य काल में काष्ठ के स्थान पर, लकड़ी के स्थान पर पत्थर का उपयोग हुआ है, पत्थर का उपयोग हुआ। ठीक है, जैसे अशोक के एकाश्मक स्तंभ, अशोक के एकाश्मक स्तंभ यानी एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए स्तंभ, एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए स्तंभ मौर्य कला की सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं, मौर्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। ठीक है, इन पर चमकदार पॉलिश है जिनकी चमक अभी तक एज इट इज बनी हुई है, इन पर चमकदार पॉलिश है। तो अशोक के एकाश्मक स्तंभ जो हैं वो एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए स्तंभ हैं, मौर्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं जिन पर चमकदार पॉलिश मिलती है। बात क्लियर है? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के स्तंभों के बारे में बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्तंभ है। अशोक के स्तंभ, किस स्तंभ पर किस पशु की आकृति बनी हुई है? देखिए, सारनाथ का स्तंभ, इस पर 4 सिंह की पशु की आकृति है, जिससे हमने हमारे अशोक स्तंभ को लिया है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। सारनाथ के स्तंभ से जो 4 सिंह की आकृति है स्तंभ के ऊपर, जो हमारा क्या है, अशोक स्तंभ के रूप में जिसे हम जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आपने देखा ही है। नेक्स्ट, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, इसमें मिलती है एक सिंह की आकृति, एक सिंह की आकृति। उसके बाद देखिए रामपुरवा स्तंभ, इसमें मिलती है एक बैल की आकृति। ठीक है, नेक्स्ट वैशाली स्तंभ, एक सिंह की पशु की आकृति मिलती है, इसमें मूर्ति जो मिलती है इसके स्तंभ पे। संकीसा स्तंभ, एक हाथी की आकृति मिलती है। सांची स्तंभ,
4 सिंह की आकृति मिलती है। ठीक है, और रामपुरवा के अंदर एक और स्तंभ मिलता है जिसपे एक सिंह की आकृति मिलती है। वहां दो है, एक तो बैल की आकृति मिलती है और एक पर एक सिंह की आकृति मिलती है। तो अशोक के जो एकाश्म स्तंभ है, जो कि एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए स्तंभ है, मौर्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। इन पर चमकदार पॉलिश है। सारनाथ के स्तंभ पे 4 सिंह की आकृति मिलती है, लौरिया नंदनगढ़ में एक सिंह की, रामपुरवा पर एक बैल की, रामपुरवा पर ही एक दूसरा स्तंभ और मिलता है जिस पर एक सिंह की आकृति मिलती है, वैशाली स्तंभ पर एक सिंह की, संकीसा स्तंभ पर एक हाथी की और सांची स्तंभ पर 4 सिंह की आकृति मिलती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अशोक के एकाश्म स्तंभ में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ नमूना जो है वो सारनाथ का स्तंभ है दोस्तों। अशोक के स्तंभों में जो सर्वश्रेष्ठ नमूना है वो सारनाथ का स्तंभ है। ठीक है, चलिए, जो कि हमारे भारत का क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ का स्तंभ जिसपे 4 सिंह की आकृति मिलती है। इसमें ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये सारनाथ का स्तंभ अशोक के एकाश्म स्तंभ की सबसे सुंदर कलाकृति है। नेक्स्ट, अगर भारतीय स्तंभों की ईरानी स्तंभों से तुलना की जाए, भारतीय स्तंभों की ईरानी स्तंभों से तुलना की जाए तो भारतीय स्तंभ जो है वो सपाट आकृति के हैं, वहीं ईरानी स्तंभ जो हैं वो नालीदार आकृति के हैं। अशोक ने वास्तुकला की नई शैली, जिसे गुफा शैली कहा जाता है, का निर्माण किया। अशोक ने वास्तुकला की एक नई शैली गुफा शैली का निर्माण किया। ठीक है, जिसके तहत उसने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है, 4 गुफाओं का निर्माण कराया। कहां कराया, बराबर की गुफा बोला जाता है इन्हें। कहां पड़ती हैं ये, गया जिले में, बिहार में। ठीक है, अशोक ने वास्तुकला की नई गुफा शैली का निर्माण किया जिसके अंतर्गत बराबर गया जिले में, जिन्हें बराबर की गुफाओं के नाम से जाना जाता है, वहां 4 गुफाओं का निर्माण कराया और इन गुफाओं के अलग अलग नाम भी दिए हैं। कर्ण, सुदामा, चौपार और विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी, कर्ण, सुदामा, चौपार और विश्व झोपड़ी, ये 4 इन गुफाओं के नाम हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बराबर की पहाड़ियों में लोमश ऋषि की गुफा, लोमश ऋषि की गुफा भी मौर्यकालीन गुफा है। ठीक है, इसका निर्माण दशरथ ने करवाया था।
इसका निर्माण दशरथ ने करवाया था। ठीक है, ये दशरथ कौन है भैया? अशोक का पोता है, अशोक का पौत्र। ठीक है, दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों में, दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय की 3 गुफाएं बनवाई। इसमें सबसे प्रसिद्ध है गोपी गुफा। ठीक है, और बाकी 2 गुफाएं हैं वापी और पदथिक। आई क्या बात समझ में? अशोक ने वास्तुकला की नई गुफा शैली का निर्माण करवाया, जिसके अंतर्गत 4 गुफाओं का निर्माण कराया। बराबर की गुफाएं जिसे कहा जाता है, गया जिले में स्थित है। इन चारों गुफाओं के नाम कर्ण, सुदामा, चौपार और विश्व झोपड़ी। बराबर की पहाड़ियों में ही लोमेश ऋषि की गुफा भी एक मौर्यकालीन गुफा है, जिसका निर्माण दशरथ ने करवाया था। दशरथ जो है वो अशोक का पुत्र था। उसने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीवकों के लिए भी 3 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसमें गोपी गुफा जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। बाकी 2 अन्य गुफाएं जो है वो वापी और पदथिक गुफा उन्हें कहा जाता है। बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद कुछ बात कर लेते हैं अशोककालीन लोक कला की। ठीक है, देखिए, मथुरा के परखम ग्राम में प्राप्त यक्ष की मूर्ति, ये कहलाती है मणिभद्र भी कहते हैं इसको, मूर्ति को। ठीक है, मथुरा के परखम ग्राम से प्राप्त होती है यक्ष की मूर्ति, जिसे मणिभद्र भी कहा जाता है। और पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्राहिणी यक्षी की मूर्ति, ये सब मूर्तियां हैं जो मौर्यकालीन लोक कला के बारे में आपको बताती हैं। ग्वालियर की मणिभद्र यक्षी की मूर्ति, ग्वालियर की मणिभद्र यक्षी मूर्ति राजघाट वाराणसी में त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा, त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा और शिशुपालगढ़ से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा। तो मथुरा के परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, जिसे मणिभद्र के नाम से भी जाना जाता है। पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्राहिणी यक्षी की मूर्ति, ग्वालियर की मणिभद्र यक्षी मूर्ति, राजघाट वाराणसी से त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा और शिशुपालगढ़ की यक्ष की प्रतिमा, ये सभी जो हैं ये मौर्य साम्राज्य के लोक कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बात क्लियर है? इसके अलावा पटना के बुलंदी बाग से ही, जहां से लकड़ी का महल प्राप्त हुआ था, स्टार्टिंग में अपन ने देखा था, पटना के बुलंदी बाग जहां से एक लकड़ी का महल प्राप्त हुआ था, वहीं पटना के बुलंदी बाग से एक नर्तकी की मृण मूर्ति प्राप्त होती है। नर्तकी की मृण मूर्ति प्राप्त होती है,
तथा रथ का एक पहिया भी मिला है। रथ का एक पहिया मिला है जिसमें 24 तिलियां हैं, स्पोक्स। समझ गए क्या? 24 तिलियों से याद आ गया होगा आपको, जो हमारे तिरंगे के अंदर जो 24 तिलियां हैं, ये वही है रथ का एक पहिया जिसमें 24 तिलियां हैं, स्पोक्स। तो सारनाथ का स्तंभ जो है से 4 सिंह की मूर्ति है, वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ जिसे हम कहते हैं। और वहीं तिरंगे के बीच में जो ये 24 पहिए दिखाई देते हैं ना, एक पहिया दिखाई देता है जिसमें 24 स्पोक्स हैं, तिलियां हैं, ये पटना के बुलंदी बाग से प्राप्त हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंस, यानी मौर्यकालीन कला कितनी महत्वपूर्ण थी कि उस मौर्यकालीन कला में एक तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है और एक हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भाग है। नाउ यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ मौर्यकालीन आर्ट। बात समझ में आ गई? एक आखिरी बात और बता देता हूं आपको इसके बारे में। उड़ीसा में धौली नामक एक जगह है। चट्टान को काटकर हाथी की आकृति बनाई गई है। हाथी की आकृति बनाई गई। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? तो अपन ने क्या क्या बातें देखी अभी इस क्लास में? मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति व कला। देखो अब मेरे साथ रिवाइज करो एक बार। मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति का गंगा घाटी क्षेत्र में विस्तार हुआ। लोहे के उपयोग, आहत सिक्कों के उपयोग, उत्तरी काले पोलिस ब्रह्मांड, पक्की ईंटों और मंडल कूपों के उपयोग से मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति का विकास हुआ, आगे बढ़ी। पक्की ईंटों और मंडल कूपों का उपयोग पहली बार मौर्य काल में ही दिखाई देता है। उत्तरी काले पोलिस ब्रह्मांड, जो कि उड़ीसा में इसकी विशेषता थी मौर्यकालीन कला की। उत्तरी काले पोलिस ब्रह्मांड ये मौर्यकालीन कला की विशेषता थी। उड़ीसा में शिशुपालगढ़ से, बंगाल में चंद्रकेतुगढ़ से इन मृतभांडों की जानकारी प्राप्त होती है। कला के क्षेत्र में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो पटना के बुलंदी बाग क्षेत्र से एक मौर्यकालीन लकड़ी का महल मिला है दोस्तों। जिस पटना के बुलंदी बाग से ही हमें क्या मिलेगी? एक नर्तकी की मूर्ति मिलेगी। और जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में बीच में जो हमारा पहिया है 24 तिलियों का, 24 स्पोक्स का, ये भी पटना के बुलंदी बाग से ही प्राप्त हुआ है। पटना के पास ही कुम्हार गांव से राजा प्रसाद के अवशेष मिलते हैं। राजा प्रसाद यानी महल, मौर्यकालीन महलों के अवशेष। और इन राजा प्रसादों को देख करके फाहियान कहता है कि ये मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं कि ये देख के लगता नहीं है कि मानव के द्वारा निर्मित है, लगता है किसी देवताओं ने बनाया है। काष्ठ के स्थान पर पत्थर का उपयोग होता था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अशोक के एकाश्म स्तंभ, यानी एक ही पत्थर को तराश करके बनाए गए स्तंभ मौर्य काल के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं, जिन पर चमकदार पॉलिश की जाती थी। और वो पॉलिश आज भी आपको वैसे ही चमकती हुई दिखाई देगी। तो अशोक के जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, उन पे सब पे कुछ पशुओं के चिन्ह मिलेंगे। सारनाथ के स्तंभ पे 4 सिंह, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। लोरिया नंदनगढ़ से एक सिंह की आकृति का चिन्ह मिलता है। रामपुरवा से एक बैल की आकृति, वैशाली स्तंभ से एक सिंह की आकृति, संकीसा स्तंभ से एक हाथी की आकृति, और सांची स्तंभ से 4 सिंह की आकृति। और रामपुरवा में ही एक और स्तंभ मिलता है जिससे एक सिंह की आकृति प्राप्त होती है। भारतीय स्तंभ और ईरानी स्तंभों की अगर तुलना की जाए तो भारतीय स्तंभ जो है वो सपाट है, वहीं ईरानी स्तंभ जो है वो नालीदार है। अशोक ने वास्तुकला की एक नई शैली, गुफा शैली का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत उसने 4 गुफाओं का निर्माण किया,
जो कि बराबर की गुफाओं के नाम से जाने जाते हैं, गया जिले में है, पटना में, बिहार में। ठीक है, 4 गुफाओं का निर्माण किया अशोक ने अपनी नई वास्तुकला की नई गुफा शैली के द्वारा। इन चारों गुफाओं को उसने अलग अलग नाम दिया, कर्ण, सुदामा, चौपार और विश्व झोपड़ी। बराबर की पहाड़ियों में ही लोमेश ऋषि की गुफा है, जो कि मौर्यकालीन गुफा का ही उदाहरण है, जिसका निर्माण अशोक के पौत्र, उसके ग्रैंडसन दशरथ ने करवाया था। और दशरथ ने ही नागार्जुन पहाड़ियों में आजीवक संप्रदायों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसमें से गोपी गुफा जो है वो बड़ी प्रसिद्ध है, अन्य 2 गुफाएं वापी और पदथिक है। अगर हम लोक कला की बात करें तो मथुरा के परखरम ग्राम से एक यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है, जिसे मणिभद्र भी कहा जाता है। पटना के दीदारगंज से एक चामर ग्रहिणी यक्षी की मूर्ति प्राप्त होती है। ग्वालियर से मणिभद्र यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है। राजघाट वाराणसी से त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा प्राप्त होती है और शिशुपालगढ़ से यक्ष की प्रतिमा प्राप्त होती है। ये सभी मूर्तियां लोक कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और वहीं पटना के बुलंदी बाग से भी एक नर्तकी की मृण मूर्ति प्राप्त होती है। रथ का पहिया जो हमारे तिरंगे के अंदर बीच में आपको दिखाई देता है, 24 तिलिया या स्पोक्स जिसमें लगे हुए हैं, वो हमें पटना के बुलंदी बाग से प्राप्त होता है। तो हमारा अशोक स्तंभ और ध्वज के बीच का जो पहिया है, ये दोनों ही मौर्यकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह का हिस्सा है। उड़ीसा में धौली में चट्टान को काटकर एक हाथी की आकृति बनाई गई थी, जो कि एक इंपॉर्टेंट कला का उदाहरण है। बात क्लियर है? इसके अलावा अब कुछ टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। मौर्यकालीन प्रशासन हमने देख लिया, अर्थव्यवस्था देख ली, सैन्य प्रशासन देख लिया, न्याय प्रशासन देख लिया, गुप्तचर व्यवस्था देख ली, मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति देख ली और मौर्यकालीन कला देख ली। 7 टॉपिक्स हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में अशोक के विभिन्न नाम और उपाधियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और उपाधियां, देखिए अशोक जो कि उसका नाम था, जो उसका बचपन का नाम, व्यक्तिगत जो नाम था, इसका उल्लेख कहां कहां मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदयगोलम अभिलेख में। सबसे पहले मास्की से 1915 में अशोक का नाम पढ़ा गया। तो अशोक का नाम जो अशोक है वो मास्की, गुजरा, नेटूर और उदयगोलम अभिलेखों से प्राप्त होता है। सबसे पहले मास्की अभिलेख से 1915 में अशोक का नाम पढ़ा गया। दोस्तों, देवनाप्रिय, ये अशोक की राजकीय उपाधि थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवों का प्रिय, देवना प्रिय यानी देवों का प्रिय, ये अशोक की राजकीय उपाधि थी। प्रियदर्शी, ये इसका आधिकारिक नाम था, ऑफिशियल नेम था। प्रियदर्शी आधिकारिक नाम था। मगध का राजा उसे कहा गया, और मगध का राजा जो है वो उसकी जानकारी मिलती है भाब्रू अभिलेख से। भाब्रू अभिलेख कहां मिलता है? राजस्थान में, विराटनगर, बैराट की पहाड़ियों में, पांडुपोल। ठीक है, अशोक मौर्य उसको नाम कहां मिलता है? अशोक मौर्य नाम उसे जब कहा जाता है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखा गया है?
रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया है, रुद्रदामन द्वारा लिखित। अशोक वर्धन उसको कहा गया है पुराणों में, अशोक वर्धन जो है उसे कब कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, ठीक है। और यूनानी इतिहास में, यूनानी इतिहास जो है उसमें अशोक का कोई वर्णन हमें नहीं मिलता है दोस्तों। बात समझ में आई? तो अशोक के विभिन्न नाम और उपाधियां मिलती हैं, जिसमें अशोक का जो खुद का नाम जो अशोक है वो हमें मिलता है मास्की, गुजरा, नेटूर, उदयगोलम से। देवना प्रिय उसकी राजकीय उपाधि थी। प्रियदर्शी उसका आधिकारिक नाम था। मगध का राजा उसे भाबरू अभिलेख में कहा जाता है। अशोक मौर्य उसे जूनागढ़ अभिलेख में कहा जाता है, जो कि रुद्रदामन के द्वारा लिखा हुआ है। और अशोक वर्धन जो है उसे पुराणों में कहा गया है। बात क्लियर है? यहां तक अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो प्लीज मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सारी बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूं। मौर्यकालीन जो शब्दों के नाम है मैंने आपको बीच में बताए हैं, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। सीता राज के भूमि तथा उस भूमि से प्राप्त आय को कहते थे। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर या चढ़ावा था। क्षेत्रक जो होता था वो भूमि का मालिक होता था। उपवास काश्तकार को कहा जाता था, ये सब बताया हुआ है। रूप जीवा वैश्यावृत्ति कर जीवन यापन करने वाली स्त्रियां। जेठक शिल्पी संघ का मुखिया। श्रेष्ठी व्यापारिक संघ का मुखिया। गहपति भूस्वामी। सेतु फल फूल सब्जियों पर लिए जाने वाला कर। विष्टि बेगार भाग भूमि करता, जो कि किसानों की निजी भूमि से लिया जाता था। अमात्य उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का वर्ग था। रक्षित पुलिस को कहते थे। सार्तवाह व्यापारियों का कफीला था। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें अपने कंप्लीट अशोक के बारे में, जितनी बातें मौर्य काल के बारे में हम कर सकते थे वो कर चुके हैं। अब जो हमारी आगे की क्लासेस होंगी उसमें हम बात करेंगे मौर्यकालीन, मौर्योत्तर काल के बारे में, यानी मौर्यों के बाद में, फिर मौर्यों के बाद में किसका शासन रहा, तो उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले शुंग वंश की। किसकी बात करेंगे? शुंग वंश की बात करेंगे, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों को जो ये 1, 2, 3 में जो भी क्लासेस आपने मौर्य काल के बारे में देखी हैं, उन पे जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उन्हें देखकर आपको जवाब दूंगा। अदरवाइज आप जो 4 तारीख से हमारी लाइव क्लासेस शुरू होंगी उसमें भी आप मेरे से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज मिल जाते हैं, परीक्षा की पूरी तैयारी कराई जाती है, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली क्वेश्चन आंसर्स कराए जाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी और बिल्कुल सही मार्गदर्शन में आपको तैयारी कराई जाएगी। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, अपनी प्रोफाइल बनाइए, प्रोफाइल के नीचे एक प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करेंगे तो मैनेज गोल्स आएंगे, मैनेज गोल्स में आरपीएससी पे आपको जाना है, स्टेट पीएससी में, और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद 12 महीने और 24 महीने में से कोई भी एक ड्यूरेशन को सेलेक्ट करिए और रेफरल कोड यूज करिए पंकज 9, जिस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 12 मंथ्स का 7,000 रुपीज का जो कोर्स है वो आपको 6300 में ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। 8400 का जो 24 मंथ्स का कोर्स है वो आपको 7560 में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। रेफरल कोड यूज लेना है पंकज 9। दोस्तों मत चूकिए, मात्र 6300 रुपए और 7560 रुपए, ये बहुत छोटा सा अमाउंट है 1 साल और 2 साल का, समझ रहे हैं? तो प्लीज जाइए अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, एक शेड्यूल्ड वे में अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे ज्वाइन कर लीजिए, और अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम ये यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर मुझे अपनी प्रोफाइल में फॉलो कर लीजिए, आप मुझे वहां जाकर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो गुड लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,
जय भारत।